लेकिन मीडिया जो है चौथा स्तंभ पहले स्तंभ के साथ लेट गया है। डिजिटल कैमरा आया नहीं था तब उनके पास कैमरा था, जब दुनिया में किसी के पास ईमेल नहीं था तो उनके पास ईमेल था। क्या तकलीफ है इनको? उनके पास डिग्री ऐसी है जिसका फोन ही नहीं आया था, तब कंप्यूटर से छपा हुआ उनका डिग्री है, जब टाइपिंग मशीन से डिग्री छपता था। ऐसे आपको पता है कि कन्हैया के सामने बड़े बड़े एंकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि कन्हैया के सामने कोई भी नैरेटिव नहीं चलता। कन्हैया कोई भी नैरेटिव चलने नहीं देता। कन्हैया के पास हर एक सवाल का जवाब होता है। और आपको तो पता ही है कि गोदी मीडिया वही सवाल करता है जो भाजपा के साथ, भाजपा के नैरेटिव के साथ सूट करता है। लेकिन अगर सामने कन्हैया हो तो कन्हैया के सामने कोई भी जो सवाल करता है ना, कोई भी जो नैरेटिव चलाता है, वो कन्हैया अपने हिसाब से जवाब देता है जो मीडिया को या फिर भाजपा को सूट नहीं करता है। ठीक है, आज हम ऐसा ही एक डिबेट देखेंगे कि मीडिया कैसे कन्हैया को मतलब सवाल के जरिए घेरने की कोशिश करता है। भाजपा का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव से सवाल करता है, लेकिन कन्हैया जो है, कन्हैया अपने ढंग से कैसे सवाल का जवाब देता है। ठीक है, वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है, पहले वीडियो को देख लेते हैं। 11 साल में देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा सके और आप बिहार में आकर के बिहारियों को कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए कि आप बिहारी हैं कि नहीं है, और ऐसा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास है ही नहीं। कन्हैया जी, 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने दी है। नंबर 1, आप लोगों ने प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, कुछ सजेशंस दिए हैं, वहां तक समझ में आता है जी। लेकिन आप संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल करते हैं, तो लोगों के मन में डाउट आता है। आप बोलते हैं कि वो एक पार्टी का पक्ष ले रही है, वो बेईमानी कर रही है। देखिए एक बात समझिए सर, निशांत जी, हम जब ये कहें कि इस देश की मीडिया निष्पक्ष नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया जो है चौथा स्तंभ पहले स्तंभ के साथ लेट गया है, हम ये कह रहे हैं। आप समझिए, कहने का मतलब है कि मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, लोकतंत्र में 4 स्तंभ क्यों कहते हैं? कार्यपालिका, जिसके दो पार्ट होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। सरकार अस्थाई है और जो ब्यूरोक्रेसी है वो अस्थाई है। दूसरा होता है न्यायपालिका, तीसरा होता है विधायिका। विधायिका में पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल होते हैं, और चौथा हम लोग कहते हैं मीडिया। ठीक है, 3 जो स्तंभ हैं उसमें से न्यायपालिका, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको तय करने की भी भूमिका थी। वो कौन लोग थे और ये क्यों किया गया है कि मुख्य चुनाव आयोग को चुनने में, आयुक्त को चुनने में जो न्यायपालिका की भूमिका थी उसको समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? विधायिका ने समाप्त किया, कार्यपालिका ने समाप्त किया, अस्थायी कार्यपालिका ने समाप्त किया। पहले जो जज होते उनको चुनने में अब सिर्फ जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। 3 में से 2 अगर आप रहेंगे तो तीसरा वहां होगा कि नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? बहुमत से आप फैसला कर लीजिएगा। तो जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो हम संवैधानिक संस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं। और प्रोसेस पे सवाल उठाया जाना चाहिए। अगर हम मीडिया पर सवाल उठाते हैं इसका मतलब वो लोकतंत्र का प्रहरी है, हम ये अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का प्रहरी है। लेकिन लोकतंत्र का प्रहरी होने का मतलब सिर्फ विपक्ष से सवाल नहीं पूछना होता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी सवाल पूछना होता है। हम ये कह रहे हैं। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं तो इसका एक एंटीथीसिस हमेशा दिया जाता है जी। थोड़ा क्लीशे है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा जरूर पूछिए। एंटीथीसिस ये होता है कि अगर किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनती है तब ये सवाल नहीं उठाए जाते हैं? उठाए जाते हैं, मैं बता देता हूं, सुन लीजिए और आज को इसको नोट कीजिएगा। इस देश में ईवीएम पे सबसे पहला सवाल भाजपा ने उठाया, आडवाणी जी ने उठाया और भाजपा के नेता ने किताब लिखा है। मैं गलत बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं? तो जब वो विपक्ष में थे, जब हार गए, फील गुड इंडिया नहीं हो पाया, अटल जी की सरकार चली गई, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने, तो ईवीएम पे सबसे पहला सवाल विपक्ष के नाते भाजपा ने उठाया। इसी बिहार की बात मैं आपको बता देता हूं। लालू जी जब जीत जाते थे ना तो कहा जाता था, अरे इतना लोग गुस्सा में है, चुनाव कैसे जीत गया? तो लालू जी हंस करके मीडिया में कहते थे कि लालू का जिन निकला था। याद है आपको? कहते थे कि मत पेटी चोरी हो गया, उसमें स्याही डाल लिया, बूथ कैप्चर कर लिया। सवाल उठाया जाता है, लेकिन वो जो सवाल होते हैं उस सवाल के जवाब को देने का काम जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसका है। मैं कहता हूं कि हम सवाल पूछते हैं चुनाव आयोग से और ट्वीट करता है भाजपा का लोग। क्यों करता है भाई? जितना चुनाव आयोग आपका उतना चुनाव आयोग हमारा।
जितना चुनाव आयोग पक्ष का उतना विपक्ष का। तो हम सवाल पूछें चुनाव आयोग से तो मिर्ची बीजेपी वालों को क्यों लगती है? इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है, और मैं कहता हूं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली इन लोगों ने बना दी है। कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, तो बीजेपी ट्वीट करेगी ना? नहीं, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, ये बात हम क्यों कहते हैं? क्या हम तथ्य के आधार पर नहीं कहते हैं? हम कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जो चुनने की प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया क्यों बदली गई? न्यायपालिका की जो भूमिका थी एक संवैधानिक संस्था के चुनाव में, उस भूमिका को क्यों समाप्त किया गया? मुझे हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब आप रात को 12 बजे वोटिंग करके, चूंकि आपके पास नंबर है, कोई ऐसा कानून पास कर दें और आप कहें कि संसद से ये कानून पास हुआ है, लेकिन अगर वो कानून देश की मूलभूत संवैधानिक ढांचा के खिलाफ होगा तो उस कानून पर स्टे करने का आधार सुप्रीम कोर्ट को है। इस पे आप हमारे स्टूडियो में भी बैलेंस समझना पड़ेगा। देखिए हमारे स्टूडियो में एक मिनट, 4 पहिए पे ये कुर्सी है। मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, इसकी फिर से हियरिंग होने वाली है, अभी आप संतुष्ट हैं इससे? देखिए, संतुष्ट हम हों या ना हों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन देश की एपेक्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगी उस फैसला को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, बात यह है। और संविधान में इन संस्थाओं को अधिकार दिया गया है और उसी संविधान में इस देश का नागरिक होने का अधिकार हमको दिया गया है और सवाल पूछने का अधिकार भी हमको दिया गया है। जब हम सवाल पूछते हैं और अपने संवैधानिक दायरे में सवाल पूछते हैं तब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है, लेकिन जब दायरा को क्रॉस करके सवाल पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हम संतुष्ट हों या नहीं हों, लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है और लोकतंत्र की मर्यादा यह है कि अगर प्रक्रिया का पालन किया गया है, भले आप उस मत के विरोध में हों, लेकिन उस प्रक्रिया अगर पूरी की गई है तो उस प्रक्रिया को आपको मानना पड़ेगा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम खुश हों कि नाराज हों, हम संतुष्ट हों कि असंतुष्ट हों, सच्चाई तो यही है ना कि मोदी जी देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री हैं। अगर मैं यूपीएससी का एग्जाम लिखने के लिए जाऊंगा और सवाल पूछा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो मैं क्या लिख करके आ जाऊंगा? नेहरू जी, कि मोदी जी का ही नाम लिखना पड़ेगा? तो संतुष्टि और असंतुष्टि का सवाल नहीं है, सवाल है प्रक्रिया का। हम आज भी इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं और कल को अगर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ठीक है, तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं से पढ़ के गए हैं जेएनयू। 90 के दशक की क्या यादें हैं? क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि 90 के दशक की बार बार याद दिलाती है, बोलती है जंगल राज लौट आएगा अगर उनको वोट दिया। वो कहती है कि अपहरण होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें अच्छा, तो मैं आज तो अच्छा एक चीज मैं याद दिला दूं। आज भाजपा का कोई भी नेता है उससे पूछिएगा कि 90 में जब सरकार गई थी कांग्रेस की, तो जो नई सरकार आई थी उस वक्त बीजेपी क्या कर रही थी, ये सवाल बस पूछिएगा। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे भी मैं यही निवेदन करूंगा, इंटरनेट का जमाना है, कि 90 में जब सरकार बदली थी तो जरा गूगल करके देखिएगा कि बीजेपी क्या कर रही थी। बीजेपी जानते हैं क्या कर रही है बिहार में? ठीक कह रहे, बीजेपी कर रही है कि गुड़ खाएं गुलगुल्ले से परहेज। नहीं, लेकिन देखिए आप कहिए कि बीजेपी लगातार बिहार में सरकार में भी है और जो है आरोप भी लगा रही है। नहीं, लेकिन ठीक है, आपने वो जो बात कही उनका समर्थन था, लेकिन एक बात नहीं सर, समर्थन एक जगह पे है। अभी सरकार चला रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं उनके, और लगातार सरकार चला रहे हैं। मेरा कहना है कि बीजेपी जो है ना देह बचा लेती है कि बिहार में हमारा कोई रोल नहीं है, ये गलत बात है, ये बेईमानी है। मेरा ये कहना है कि आपकी यादें क्या हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि उस दौर पे कोई जंगल राज नहीं था, सब कानून व्यवस्था एकदम मजबूत थी, सब कुछ ठीक था, कोई अपहरण नहीं होते थे? मैं देखिए, अपराध होना, विकास कम होना, शिक्षा की कमी होना, ये एक बात है, लेकिन मैं इस तरह के विशेषण को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं इस तरह के विशेषण को इसलिए नहीं स्वीकार करता हूं क्योंकि तथ्यों के आधार पर अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यह तो बराबर जो है मीडिया में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। अगर तब अपराध होता था उसका आंकड़ा निकाल लीजिए और अब अपराध हो रहा है उसका आंकड़ा निकाल लीजिए, तब तो आपको लगेगा कि अगर तब जंगल राज था तो अब भी जंगल राज है, अब तो महाजंगल राज है। इसका मतलब देखिए, मैं आपसे आप ये मुझे बताइए कि अगर पिछले कुछ सालों में 1500 मर्डर हुआ हो, कोई ऐसा दफ्तर नहीं हो जहां घुसखोरी नहीं होता हो, ठीक है, तब आकर के जो है डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होगा। अरे कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होगा यार? सारा ऑर्गेनाइजेशन बना करके तुम लोग विधानसभा में बैठ गए हो,
सारा क्रिमिनल का काम तुम ही लोग कर रहे हो। सारा जो है कट जो है नीचे से लेकर के ऊपर पहुंच रहा है और कह रहे हो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। सारा क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड होकर के विधानसभा में बैठ गया है और जो है कट पे कमीशन पे जो है पूरा सिस्टम चल रहा है। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तो लोगों की एक राय थी जी, अलग अलग लेवल पे लोगों की एक राय थी। उन्होंने कहा यहाँ पर लोगों ने बताया भी कि यहाँ पर आप बोरिंग रोड देख रहे हैं, एग्जीबिशन रोड देख रहे हैं। एक दौर था जब यहाँ पर शाम को 7:30 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाते थे, बच्चे बाहर नहीं आ पाते थे। क्या ये सच है? देखिए अब ना ऐसा बात कहेगा, ये मोदी जी भी करते हैं, ठीक है ना, कि जब डिजिटल कैमरा आया नहीं था तब उनके पास कैमरा था, जब दुनिया में किसी के पास ईमेल नहीं था तो उनके पास ईमेल था, उनके पास डिग्री ऐसी है जिसका फोन ही नहीं आया था तब कंप्यूटर से छपा हुआ उनका डिग्री है, जब टाइपिंग मशीन से डिग्री छपता था। यही बीजेपी भी करती है। एक बात बताइए, जब मोबाइल आया ही नहीं था तो लोगों के पास मोबाइल कब होता? जब जो है ये डिजिटल बल्ब आया ही नहीं था तो लोगों के पास डिजिटल बल्ब कैसा होता? हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य नहीं है, बिहार पिछड़ा राज्य है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, गरीबी है। हम आंकड़ा उठा करके आप ये कह रहे हैं कि तब क्राइम आया नहीं था इसलिए क्राइम कैसे होता? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्राइम तब भी हो रहा था। अगर इस आधार पे कोई राज्य जंगल राज है तो क्राइम आज भी हो रहा है, तो इस आधार पे क्या इसको महाजंगल राज कहा जाए कि नहीं कहा जाए? कहा जाए मंगल राज है। मेरा यह प्रश्न है। यह जो परसेप्शन मेकिंग है, व्हाट अबाउट रीज है, मेरा सवाल यह कि इससे बिहार को मिल क्या रहा है? इससे बिहार को क्या मिल रहा है? ये तो वही बात हो गई कि आज के प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछिए, वो नेहरू जी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हम पूछ रहे हैं कि आज हमको खाना क्यों नहीं मिल रहा है, तो आप कहते हैं कि इतिहास में खाना नहीं मिलता था। हम कह रहे हैं कि 90 में जो हुआ सो हुआ, आप 2025 का क्यों नहीं बात करते हैं? और 90 तो आज से मान लीजिए 35 साल पहले था। 20 साल से तो आप सरकार चला रहे हैं। 10 अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं ना मोदी जी, तो क्या मतलब अभी भी नेहरू जी की बात करते रहेंगे? अब मतलब जो बच्चा 90 में पैदा भी नहीं हुआ था, 2000 के बाद पैदा हुआ है, डिजिटल मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, एलईडी टीवी के साथ पैदा हुआ है, जो मेट्रो स्टेशन के साथ पैदा हुआ है, जिसमें इतनी तकनीकी बदलाव देखा है, उस बच्चे को भी जो है आप 90 गिना रहे हैं। ठीक है। तो 90 में जो प्रॉब्लम हुआ था, इसके आधार पे आप 2005 में वोट ले लिए, 2005 में वोट लेकर के 2025 में बैठे हुए हैं, और 2025 में भी जो है आप 90 के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। मेरा दिक्कत इस बात से है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बिहार में दिक्कत नहीं है, बिहार में दिक्कत है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दिक्कत है, सड़कें बन रही हैं, अभी और ज्यादा सड़कें बनने की जरूरत है। विश्वविद्यालय में टाइम पे जो है एग्जाम नहीं होता है, सेशन टाइम पे नहीं चलता है, हर परीक्षा में धांधली होती है, भयंकर बेरोजगारी है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ रोज जो है अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की चोरी को कल की चोरी से सही कैसे साबित किया जा सकता है? मेरा ये सवाल है। ये था वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि इंटरव्यू में कन्हैया को जो सब सवाल किया गया, कन्हैया कितना मतलब ढंग से वो सब सवाल का जवाब दिया। ठीक है, इस इंटरव्यू को आपको कैसा लगा वो बता देना, और अगला एक वीडियो देखने के लिए गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक नया वीडियो पे।